नमस्कार, जय हिंद। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस चैनल पर। अब हम भारत के भूगोल का भाग 2 शुरू करेंगे। भारत के भूगोल का भाग 1 में हम लोग भारत की जलवायु तक का अध्ययन किए थे। अब हम भारत की मिट्टी की शुरुआत करते हैं। भाग 2 का भारत की मिट्टी चैप्टर से शुरुआत करते हैं। ये ऑडियो सीरीज है, इसके बाद वीडियो सीरीज शुरू होगा बहुत जल्दी। आप लोगों का मोटिवेशनल कमेंट्स मिलते रहे, लाइक मिलते रहे, सब्सक्राइब और शेयर मिलते रहे, तो बहुत जल्द ही वीडियो सीरीज भी शुरू होगा। करंट पे होगा उम्मीदता, डेली करंट पे, और चैप्टर्स वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट्स वाइज भी आएगा। जनरल स्टडीज़, रीजनिंग का भी। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की मिट्टी। पृथ्वी के धरातल पर मिट्टी असंगठित पदार्थों की एक परत है जो अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों से बनी है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में मृदा अपर्दन और उसके दुष्प्रभावों पर नियंत्रण लगाने के लिए किया गया था। राजस्थान के जोधपुर में मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कैजरी CAZRI की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? जोधपुर में। उच्चावच और जलवायु संबंधी दशाओं में विविधता के कारण भारत की मिट्टियों में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्ग में विभाजित किया। पहली जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, याद रखिएगा क्या क्या मिलता है। पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। अभी आप जान जाएंगे कि आपके इलाके की कौन सी मिट्टी है। आपकी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होगी तो उसमें क्या चीज़ की कमी होगी? नाइट्रोजन, ह्यूमस की। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को तथा खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर मिट्टी में कंकर और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। बांगर मिट्टी में लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव होता है। यह मिट्टी खादर से कम उपजाऊ होती है, फलतः इससे नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है। नियमित इसमें खाद चाहिए। खादर मिट्टी प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है, साथ ही यह सदैव उर्वर बनी रहती है। धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि जलोढ़ मिट्टी की फसलें हैं। काली मिट्टी। दूसरी प्रकार की मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। कपासी मिट्टी ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और ट्रॉपिकल चेरनोजेम भी कहा जाता है। काली मिट्टी को बहुत नामों से भी जाना जाता है, रेगुर, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और ट्रॉपिकल चेरनोजेम। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपर्दन से होता है। भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? कपास की। काली मिट्टी में तीव्र जलधारण क्षमता होती है। काली मिट्टी जो है तीव्र जलधारण, उसमें क्षमता हो जाती है कि जल का तेजी से अपने में समावेश कर ले, सोख ले। काली मिट्टी में लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, चूना व मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर अकुंचित व दरार युक्त। देखते होंगे जो बहुत सारा कभी कभी आ जाता कि मिट्टी खेत फटा हुआ है, ये है वो है, पानी की कमी के कारण भी खेत फटता है। तो दोनों चीज़ हो सकती है, या तो काली मिट्टी वाली इलाका हो या पानी की कमी से हुआ हो। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति कारण होता है, ह्यूमस। तो काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म। अब देखिएगा BPSC में दोनों फंसा सकता है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट दे देगा, जीवाश्म भी दे देगा। इनमें से कोई नहीं उपयुक्त, एक से अधिक, तो एक से अधिक वाला लगाएंगे। इसमें मिस नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन BPSC बहुत अधिक पूछता है। ये वाला ऑप्शन बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है।
उसके बाद है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु की परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटानागपुर प्रदेश में पाई जाती है। लोहे के ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका रंग लाल क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। उच्च स्थानों पर लाल मिट्टी में बाजरा की खेती उपयुक्त होती है, जबकि निम्न स्थानों में इस मिट्टी में चावल, रागी, तंबाकू, मूंगफली, आलू तथा सब्जियों की खेती की जाती है। लाल मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सेलों के टूट फूट, चूना व सिलिका के निक्षालन से होता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। लेटेराइट मिट्टी केरल, उड़ीसा, छोटानागपुर पठार, मेघालय तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय एवं इलायची खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। वनीय मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। वनीय मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है। फॉरेस्ट सॉइल में इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। जीवाश्म की अधिकता होने का होती है, तब भी इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। वनीय मिट्टी बागवानी फसलों, चाय, कहवा, मसाले एवं फलों आदि के लिए उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मिट्टी वास्तव में बलुई मिट्टी है। इसमें फास्फोरस समान मात्रा में होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी रहती है। मरुस्थलीय मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। यह मिट्टी रेय, ऊसर या कल्लड़ के नाम से भी जानी जाती है। क्षारीय मिट्टी का विकास वैसे क्षेत्रों में हुआ जहाँ जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव है। क्षारीय मिट्टी में सोडियम क्लोराइड एवं लवणीय मिट्टी में मुक्त सोडियम की अधिकता होती है। मुक्त सोडियम, फ्री सोडियम। मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसी मृदा में यदि क्षारीयता हो तो उसको दूर करने के लिए जिप्सम डाला जाता है। बहुत सारा किसान बिना खेतों की जांच कराए हुए, मिट्टी की जांच कराए हुए जिप्सम पे जिप्सम डाला जा रहा है, तो क्या होगा इसका परिणाम ये आप लोग सोच सकते हैं। अब किसी का मिट्टी ऑलरेडी पहले से अम्लीय है, किसी की मिट्टी में जीवाश्म की कमी है, तो किसी में मान के चलिए मैंगनीज की कमी है, किसी में सोडियम की अधिकता है, तो किसी में सोडियम कम है, कैल्शियम की अधिकता हो गई। तो मिट्टी की भी जांच करवानी चाहिए, तभी आप उसकी बीमारी को दूर करके अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। गीली और दलदली मिट्टी, मार्श सॉइल। गीली मिट्टी का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। गीली मिट्टी में घुलनशील लवण की मात्रा पर्याप्त होती है। गीली मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। गीली मिट्टी धान की फसल के लिए उत्तम होती है। दलदली मिट्टी का निर्माण जल जमाव वाले क्षेत्रों में निक्षेप की दशा में होता है। दलदली मिट्टी में लोह तत्व की अधिकता होती है। दलदली मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। इस प्रकार हम लोग 8 प्रकार की मिट्टी का अध्ययन किए। ये एक जनरल विषय है, सबको जाननी चाहिए अपनी मिट्टी के बारे में, क्योंकि हम लोग गार्डनिंग करते हैं, फूल लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, किसी प्रकार की फसल का उपयोग करते हैं, घर में अगल बगल में लोग खेती किसानी करते हैं, उनको हम लोग सलाह दे सकते हैं कि ऐसा कीजिए आप। इसलिए कहा भी जाता है कि यदि पढ़ा लिखा हो किसान तो अत्यधिक फसल का उपज प्राप्त कर सकता है, आय दोगुनी की जा सकती है, चौगुनी भी की जा सकती है। इसलिए सबके मूल में शिक्षा ही है। शिक्षा वो कड़वी घोल है, शिक्षा वो कड़वी घोल है, लेकिन जिसका असर बाद में अमृत के समान होता है। जैसे करेला का रस आप पीजिए, असर काम करता है कि बहुत लोग पीता है, किसी का नाम नहीं लेंगे हम, बहुत बाबा सब करेला का जूस पीने के लिए सलाह देता है, लोग पीते भी हैं घर में अपना, किसी को कोई भी डिजीज हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ,
उसमें पी लेता है, आप लोग सब समझ ही रहे हैं। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं भारत की कृषि के बारे में। भारत की आबादी का लगभग 49% कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60.4% भाग पर कृषि की जाती है। भारत के 3.12% 3.12% भूभाग पर चारागाह है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.54% भूभाग पर वनावरण है। भारत के कुल भौतिक क्षेत्र की 5.52% भूमि बंजर और बिना खेती की जमीन है। भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। आगे चलकर इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। योजना आयोग ने समान कृषि जलवायु कारकों के आधार पर देश को 15 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में विभाजित किया है। मिट्टी, जलवायु, प्राकृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल रीजन तथा 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया। फसलों का वर्गीकरण। रबी की फसल ये सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि रबी की मुख्य फसलें हैं। खरीफ की फसल यह वर्षाकालीन फसल है जिसे जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ की मुख्य फसलें हैं। जायद की फसल यह रबी और खरीफ के मध्य काल की फसल है जिसे मार्च अप्रैल में बोकर जून जुलाई में काट लिया जाता है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, मूंग, उड़द आदि जायद की मुख्य फसलें हैं। विश्व में गेहूं तथा चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। इसके बारे में हम बोलेंगे कि जब प्रति वर्ष आर्थिक समीक्षा आती है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, उससे इसकी डाटा में डिफरेंस हो सकता है। ये 2021 चल रहा है 21-22 में, जब आप लोग एग्ज़ाम देने लगेंगे, जब भी एग्ज़ाम दें उस समय बजट, आर्थिक समीक्षा अवश्य पढ़ें। कुछ कुछ टॉपिक जरूर उससे रिकॉल कर लें। कौन प्रथम स्थान पे फसल है, कौन द्वितीय पे है, विश्व में कौन प्रथम, भारत में कौन प्रथम, विश्व में किस देश में प्रथम हुआ है, क्या है, नहीं है, अब कितने लोग कृषि रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। तो ये सब हर एक साल आर्थिक समीक्षा और इकोनॉमी बजट से आपको कोरिलेट करके अपने नोट्स को, अपने ज्ञान को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, तभी आप कुछ कुछ चैप्टर्स में अच्छा कर सकते हैं। और उससे प्रश्न तो आते ही हैं। इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी वही है आर्थिक समीक्षा बजट का। चलिए आगे चलते हैं। जब इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे तो उसमें बात करेंगे अच्छे से। जायद की फसल यह रबी और खरीफ के मध्यकाल की फसल है। इसे मार्च अप्रैल में बोकर जून जुलाई में काट लिया जाता है। तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, मूंग, उड़द आदि जायद की फसल है। ठीक है, तो भारत के गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। बैक से शुरू कर दी, याद हो जाएगा, रिकॉल। एगमार्क केंद्र भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जो कृषि संबंधी उत्पादों की ग्रेडिंग एवं मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। देखते होंगे AGMARK, एगमार्क हॉलमार्क का रहता है। अनेक प्रकार की फसलों के उत्पाद के साथ साथ पशुपालन करने को मिश्रित कृषि कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। हरित क्रांति का द्वितीय चरण 1981 से 1995 तक की अवधि को माना जाता है। तीसरा चरण वर्ष 1995 से प्रारंभ हुआ। भारत में हरित क्रांति का प्रथम सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल को हुआ। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का दूसरा सर्वाधिक प्रभाव धान की फसल को हुआ। वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई, जिसे वर्ष 2014 में तिलहन और पाम तेल राष्ट्रीय मिशन NMOOP में बदल दिया गया। विश्व में आम, केला, अदरक, पपीता के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। कृष्णा गोदावरी के क्षेत्रों को चावल का कटोरा कहा जाता है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में शक्कर का प्याला कहलाता है।
आंध्र प्रदेश राज्य का शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक MS रंधावा ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया MS रंधावा है। तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी और बिनौला भारत के प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है। दलहनी फसलों में चना, मटर और मूंग वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जबकि राजमा का पौधा वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। राजमा का पौधा, राजमा चावल बहुत खाया गया था मुखर्जी नगर में, छोले चावल। चलिए आगे चलते हैं। कृषि की प्रमुख क्रांतियाँ: हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी का उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत ऊर्जा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली मांस निर्यात, प्याज उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन। कृषि की प्रमुख विधियां: हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन। अब देखते हैं कि कुछ फसल और उसके प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पे कौन कौन है ये देखेंगे, लेकिन इसको प्रत्येक वर्ष परीक्षा से पूर्व आपको अप टू डेट करना पड़ता है। जैसे आलू में प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश, द्वितीय पश्चिम बंगाल, तृतीय बिहार। इसी क्रोनोलॉजिकल में बोलेंगे। प्याज में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। नारियल केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। काजू महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कुल फल में, कुल फ्रूट्स जो है, टोटल फ्रूट्स में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कुल सब्जियों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। मसाले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तंबाकू 2016-17 में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब है खाद्यान्न फसलें और उसके राज्य। जैसे चावल में पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। गेहूं में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। मक्का में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कुल मोटे अनाज में राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। चना में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तूर या अरहर में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। कुल दाल में, कुल दाल टोटल दाल में कौन है प्रथम, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1, मध्य प्रदेश और पंजाब। फसल समूह देखेंगे कि तिलहन जैसे में है, मूंगफली तिलहन में कौन है प्रथम, तो गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तृतीय स्थान पर रेपसीड और सरसों, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सूरजमुखी कर्नाटक, बिहार, ओडिशा। कुल तिलहन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अन्य नकदी फसलें: गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम। इस प्रकार हम एग्रीकल्चर भी देख पाए। ये मुख्यतः करेंट का टॉपिक होगा हर एक वर्ष। जब परीक्षा देने से पूर्व आप लोग जरूर से जरूर इसको करंट से कोरिलेट कर ही लीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, एक अंदाज़ा मिल गया। बेसिक लगभग यही रहता, कुछ चेंजेस हो जाए तो ठीक बात है। अच्छा बात है कि हमारे देश के कुछ राज्य ऊपर नीचे हो जाए, जो पीछे हैं वो ऊपर हो जाए, और जो फर्स्ट हैं वो और मेहनत करके सब दिन टॉप पे रहने के बारे में सोचे, तो हमारे देश का ही भला है इससे। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट जो ऑडियो सीरीज होगा उसमें हम आगे भारत के भूगोल का भाग 3 शुरू करेंगे, और वो होगा सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना से शुरू कर दिया जाएगा। सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें हम जानेंगे कौन कौन परियोजना किस नदी बांध पे है, कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो यदि अभी तक आप लोग अपना चैनल ओपन क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे भी ओपन क्लासेस के नाम से ही चैनल है,
उस पर भी आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए और वीडियो सीरीज़ बहुत जल्द से जल्द आएगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।